Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing good. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीटी इमेज आर्टिफैक्ट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आज क्या डिस्कस करेंगे? सीटी इमेज आर्टिफैक्ट्स। लेकिन सीटी इमेज आर्टिफैक्ट्स डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट हम किस चीज को बोलते हैं? देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं तो अगर हमारी रेडियोग्राफिक इमेज पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आए, कोई ऐसा चीज आए जो कि हमारे ऑब्जेक्ट में जिसको हमने स्कैन किया उसमें प्रेजेंट ना हो, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट। सो व्हाट इज एन आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट इज एनीथिंग दैट अपीयर्स ऑन द रेडियोग्राफिक इमेज बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट स्कैन। ठीक है। हाँ, अब जो आर्टिफैक्ट्स हमारी रेडियोग्राफिक इमेजेस पे आते हैं, आर्टिफैक्ट्स ग्रेटली डिग्रेड द इमेज क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजेस। ठीक है। हाँ, एंड इवेंचुअली दे कैन लीड टू मिसडायग्नोसिस। ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये रेडियोग्राफिक इमेजेस की इमेज क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और इससे क्या होगा? इससे आगे हो सकता है मिसडायग्नोसिस। ठीक है। हाँ, सो एज ए रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजिस्ट हमें क्या पता होना चाहिए? हमें डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना होगा या डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि वाई दे आकर ये आए, तो क्यों आए ये आर्टिफैक्ट्स, या ये जो अब आर्टिफैक्ट्स आए इनको हम रिड्यूस कैसे करें, इनको हम प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है। सो जब एक रेडियोग्राफिक या रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता चलेगा या वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये आर्टिफैक्ट्स आए तो आए कैसे, या कहां से आए, या इन आर्टिफैक्ट्स को हम प्रिवेंट या रिड्यूस कैसे करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो इमेजेस फिर हम रेडियोलॉजिस्ट को देंगे डायग्नोसिस के लिए, तो वो उनको अच्छे से डायग्नोसिस कर पाएंगे, और इवेंचुअली क्या होगा कि पेशेंट केयर भी अच्छा होगा। ठीक है। सो पेशेंट केयर भी बढ़ेगा। ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। तो जब एक रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट ये सब चीजें करेगा, यानी वो रिकॉग्नाइज कर सकता है आर्टिफैक्ट्स को, अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये आर्टिफैक्ट्स क्यों आए, कहां से आए, या इनको प्रिवेंट रिड्यूस कैसे करेंगे, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्वालिटी एश्योरेंस का। ठीक है। इसी से क्वालिटी, इमेज क्वालिटी बढ़ जाती है, और इसी से डायग्नोसिस और पेशेंट केयर बढ़ जाता है। ठीक है। आई होप कि इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट सीटी इमेज आर्टिफैक्ट्स। तो सीटी इमेज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में जो इमेज पे आर्टिफैक्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं? तो अगर हम बात करेंगे सीटी आर्टिफैक्ट्स की, व्हाट इज ए सीटी आर्टिफैक्ट? Any systematic discrepancy between the CT numbers in the reconstructed image and the true attenuation coefficients of the object is called as CT artifact. कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो या कोई भी डिसिमिलैरिटी हो किसके दरमियान? जो हमने रिकॉन्स्ट्रक्टेड इमेज की उनके सीटी नंबर्स और जो ऑब्जेक्ट हैं उनके ट्रू लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट्स के दरमियान अगर कोई डिसिमिलैरिटी पैदा हो तो उसको हम बोलते हैं सीटी इमेज आर्टिफैक्ट। ठीक है। हां, मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने बोला कि जब हम पेशेंट को सीटी स्कैनिंग करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग करते हैं, तो वो जो सीटी इमेज बनती है उसकी बेसिस होती है सीटी नंबर्स, जिसको आप एक और नाम बोलते हैं हॉर्न्सफील्ड यूनिट्स। हॉर्न्सफील्ड यूनिट्स मैंने ही पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके हॉर्न्सफील्ड्स को फिर से पढ़ सकते हो ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो वो जो अब इमेज पे जो हमने रिकॉन्स्ट्रक्टेड इमेज की सीटी इमेज, उसके जो हॉर्न्सफील्ड नंबर्स या सीटी नंबर्स, और अगर ऑब्जेक्ट के ट्रू एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट्स में कोई डिसिमिलैरिटी आ जाए, कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए, तो उस डिसिमिलैरिटी को हम बोलते हैं सीटी आर्टिफैक्ट। सो सीटी आर्टिफैक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी सिस्टमैटिक डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सीटी नंबर्स इन द रिकॉन्स्ट्रक्टेड इमेज एंड द ट्रू एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। हां, अब ये जो हमारी सीटी इमेजेस होती हैं, सीटी इमेजेस आर मोर प्रोन टू आर्टिफैक्ट्स देन कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स। जो सीटी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, सीटी इमेजेस में ज्यादातर सीटी आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं,
बरक्स अगर हम बात करेंगे किनकी, अगर हम बात करेंगे कन्वेंशनल रेडियोग्राफर्स की। क्यों सीटी इमेजेस में आर्टिफैक्ट्स के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि हमें पता ही है कि जो सीटी इमेजेस होती हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम मिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट डिटेक्टर मेजरमेंट्स करते हैं तो तब हमें रिकॉन्स्ट्रक्टेड सीटी इमेज मिलती है। तो इसीलिए ये जो अब हम क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट डिटेक्टर मेजरमेंट्स करते हैं सीटी में, जिसकी वजह से फिर सीटी इमेज बनती है। तो इन इतने जो इंडिपेंडेंट डिटेक्टर मेजरमेंट्स होते हैं, इनकी वजह से सीटी आर्टिफैक्ट ज्यादातर आ सकते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स में आर्टिफैक्ट्स की, क्योंकि वहां पे हम ऐसे मतलब इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स नहीं लेते हैं, डिटेक्टर मेजरमेंट्स, तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स में चांसेस कम होते हैं आर्टिफैक्ट्स के, लेकिन सीटी इमेजेस में आर्टिफैक्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना भी आपको समझ आया होगा। अब अगर हम बात करेंगे जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये कैसे आते हैं? देखिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में आर्टिफैक्ट्स बहुत सोर्सेस से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेशेंट से आ सकते हैं, या जो हमें इमेजिंग प्रोसेस है, इमेजिंग प्रोसेस से भी आ सकते हैं ये आर्टिफैक्ट्स, या अगर हमारे पास जो स्कैनर होता है, हमारे पास जो इक्विपमेंट होता है, अगर उसमें कोई माल फंक्शन आ जाए, इम्परफेक्शन आ जाए या मिस कैलिब्रेशन आ जाए, तो उसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। सो इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी देयर आर ए नंबर ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच सीटी आर्टिफैक्ट्स कैन अराइज। तो मैंने बोला कि पेशेंट से आ सकते हैं, या जो हम इमेजिंग प्रोसेस करते हैं उससे आ सकते हैं, या खुद इक्विपमेंट से आ सकते हैं, इक्विपमेंट की माल फंक्शनिंग से, इक्विपमेंट की इम्परफेक्शन से या मिस कैलिब्रेशन से आ सकते हैं। ठीक है, हां, आई होप कि इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ। नाउ अब जो हमारे सीटी इमेज आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, ये कहां से आते हैं, इनका ऑरिजिन क्या होता है, तो इसके बेसिस पे हम सीटी इमेज आर्टिफैक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं ब्रॉडली 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ दिस सीटी आर्टिफैक्ट इज फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स, नंबर सेकंड इज पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स, एंड नंबर थर्ड इज स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, हां, तो अब अगर हम फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स की बात करेंगे, दीज आर दोज आर्टिफैक्ट्स विच रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्विजिशन ऑफ डेटा। फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि कहां से आते हैं? देखिए, जब हम सीटी इमेज के लिए डेटा एक्वायर करते हैं तो उसके लिए फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे सीटी नंबर्स की कैलकुलेशन, ठीक है, जैसे एक्सरे बीम की एटिनेशन। तो ये जो फिजिकल प्रोसेसेस यूज होती हैं एक्विजिशन ऑफ डेटा के लिए, अगर इससे कोई आर्टिफैक्ट जनरेट होगा तो दैट वेरी आर्टिफैक्ट इज कॉल्ड एज फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट। ठीक है, इसमें हमें 4 आर्टिफैक्ट्स डिस्कस करने हैं। फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, सेकंड इज पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, थर्ड इज फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट, एंड नंबर लास्ट इज अंडर सैंपलिंग आर्टिफैक्ट। तो ये 4 हमें डिस्कस करने हैं किसमें? फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स में। ठीक है, हां, तो सेकंड मैंने बोला पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स, तो नाम से ही पता चलता है पेशेंट बेस्ड। ठीक है, हां, सो दीज आर दोज आर्टिफैक्ट्स विच रिजल्ट फ्रॉम पेशेंट बाय फैक्टर्स लाइक पेशेंट मूवमेंट और प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स इन और ऑन द पेशेंट। पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट में कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स की वजह से अराइज होते हैं, जैसे कि पेशेंट मूवमेंट, अगर पेशेंट मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा ड्यूरिंग स्कैनिंग तो उससे आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, या अगर पेशेंट की बॉडी पे या बॉडी के अंदर कोई मेटेलिक मटेरियल होगा तो उसकी वजह से भी आर्टिफैक्ट्स अराइज हो सकते हैं, एंड दोज आर्टिफैक्ट्स आर कॉल्ड एज पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स। So, what are now patient-based artifacts? Patient-based artifacts are those artifacts which result from patient by factors like patient movement or presence of metallic materials in or on the patient. तो ये जो पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स हैं, इसमें हमें 2 आर्टिफैक्ट्स डिस्कस करने हैं। नंबर फर्स्ट इज मोशन आर्टिफैक्ट एंड नंबर सेकंड इज मेटेलिक आर्टिफैक्ट। ठीक है, हाँ, आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा।
नाउ फिर मैंने थर्ड बोला कि जो थर्ड कैटेगरी है सीटी आर्टिफैक्ट्स की, दैट इज स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट, और इसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट। ठीक है, हाँ, तो ये आर्टिफैक्ट्स ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं विच रिजल्ट फ्रॉम इम्परफेक्शन इन द स्कैनर फंक्शन। तो अगर हमारे इक्विपमेंट में, अगर हमारे स्कैनर की फंक्शन में कोई इंपरफेक्शन हो, कोई माल फंक्शनिंग हो या कोई मिसकैलिब्रेशन हो, तो उसकी वजह से जो आर्टिफैक्ट्स अराइज होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स और इक्विपमेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स। सो व्हाट आर नाउ स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स? दीज आर दोज आर्टिफैक्ट्स व्हिच रिजल्ट फ्रॉम इम्परफेक्शंस इन द स्कैनर फंक्शन। ठीक है, हाँ, तो इसमें 4 आर्टिफैक्ट्स आते हैं। कौन कौन सा? इसमें हमें रिंग आर्टिफैक्ट आता है, कोन बीम आर्टिफैक्ट आता है, स्टीयर स्टेप आर्टिफैक्ट आता है, और फाइनली इसमें जेब्रा आर्टिफैक्ट आता है। ठीक है, हाँ, तो ये जो मैंने लास्ट के 3 बोले आपको, ये वाले 3, ये जो मैंने लास्ट के 3 बोले, कोन बीम आर्टिफैक्ट, स्टीयर स्टेप आर्टिफैक्ट एंड जेब्रा आर्टिफैक्ट, दीज आर्टिफैक्ट्स आर रिलेटेड टू हेलिकल स्कैनर्स। जो स्पाइरल सीटी स्कैनर्स होते हैं, स्पाइरल या जिसको हम बोलते हैं हेलिकल, ये मैं इंशाल्लाह आगे पढ़ा होगा डिटेल में, हेलिकल सीटी स्कैनर्स, तो इनसे ये आर्टिफैक्ट्स अराइज होते हैं। कौन कौन सा? कोन बीम आर्टिफैक्ट, स्टीयर स्टेप आर्टिफैक्ट और जेब्रा आर्टिफैक्ट। ठीक है, हाँ, जो कोन बीम आर्टिफैक्ट है, इट इज रिलेटेड टू मल्टी सेक्शन स्कैनिंग इन स्पाइरल सीटी। जब हम स्पाइरल सीटी या हेलिकल सीटी में मल्टी सेक्शन स्कैनिंग करते हैं तो उसमें आता है कोन बीम आर्टिफैक्ट। अब अगर हम इसी हेलिकल स्कैनिंग में फिर मल्टीप्लानर एंड 3D रिफॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम 2 आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टीयर स्टेप आर्टिफैक्ट एंड दूसरे को हम बोलते हैं जेब्रा आर्टिफैक्ट। तो इनको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आर्टिफैक्ट्स कैसे आते हैं या इनकी अपीयरेंस क्या होती हैं या इनको हम कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स वन बाय वन, और हम देखेंगे कि ये आर्टिफैक्ट्स होते क्या हैं, इनके लिए कौन से कॉजेज होते हैं और करेक्शन टेक्निक्स, रिडक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, सो गाइज नाउ लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। कौन सा डिस्कस करेंगे? बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स, और उसमें हम सबसे पहला लेंगे बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। क्या लेंगे? बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट की बात करेंगे, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय द पॉलीक्रोमैटिक नेचर ऑफ द एक्सरे बीम। तो ये किसकी वजह से आता है? ये एक ऐसा फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट है विच इज कॉज्ड बाय द पॉलीक्रोमैटिक नेचर ऑफ द एक्सरे बीम। नेचर ऑफ द एक्सरे बीम मैं समझाऊंगा अच्छे से आपको। एक्सरे बीम देखिए, बेसिकली जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम एक्सरे बीम्स यूज करते हैं, दे आर पॉलीक्रोमैटिक, यानी उनमें वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हाँ, तो उनमें लो एनर्जी फोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और हाई एनर्जी फोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो लेट अस सपोज मैं यहां पे पेशेंट लेता हूं और सपोज यहां पे पॉलीक्रोमैटिक बीम आई, पॉलीक्रोमैटिक बीम यानी इसमें कुछ फॉर एग्जांपल इसमें हाई एनर्जी फोटॉन्स प्रेजेंट हैं और इसमें लो एनर्जी फोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब क्या यहां पे होता है, तो यहां पे फिर डिटेक्टर एरे होती है जो कि इन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब क्या हुआ, यहां पे जो लो एनर्जी फोटॉन्स हैं, दीज लो एनर्जी फोटॉन्स, इनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि ये एब्जॉर्ब होते हैं पेशेंट की बॉडी में ही, फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स में ही ये एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं एज ट्रांसमिटेड रेडिएशन और उनको डिटेक्टर डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि अब जो यहां से
बीम आई थी, एक्सरे बीम आई थी, तो इसकी जो अब इसमें से लो एनर्जी फोटॉन्स तो एब्जॉर्ब हुए, लेकिन हाई एनर्जी फोटॉन्स पास हुए, यहां से ट्रांसमिट हुए। तो इसे क्या हो जाता है कि जो एक्सरे बीम है इसकी मीन एनर्जी इंक्रीज हुई, इसकी मीन एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है। हां, देखिए यहां पे क्या प्रॉब्लम होती है। अब यहां पे प्रॉब्लम होती है कि ये जो डिटेक्टर्स हैं, इनको ये वाली रेडिएशन, इनको ये वाले टिश्यूज डिटेक्ट करने थे ना, तो यहां पे क्या हुआ, ड्यू टू द प्रॉब्लम इन दिस बीम, ये बेसिकली बीम में प्रॉब्लम है कि ये जो डिटेक्टर्स होते हैं ये सिर्फ हाई एनर्जी रेडिएशन को ये करते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन जो निकलती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्टर को क्या पता, डिटेक्टर को लगता है कि यहां पे जो रेडिएशन नहीं निकलती है, यहां पे कोई डेंस स्ट्रक्चर होगा, तभी यहां पे, क्योंकि डिटेक्टर को यहां इसको क्या पता कि प्रॉब्लम तो एक्सरे बीम में है, तो यहां पे डिटेक्टर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसको क्या होता है कि इसको लगता है कि यहां पे कोई डेंस स्ट्रक्चर है, तभी मुझ तक कोई एक्सरे नहीं पहुंची। ठीक है। सो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से अंडर एस्टिमेशन ऑफ लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होती है एंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ सीटी नंबर्स होती है। ठीक है, CT numbers. So there is an underestimation of CT numbers, or there is an underestimation of linear attenuation coefficients, and this appears as an artifact called as beam hardening artifact. इसी artifact को हम क्या बोलते हैं, beam hardening artifact. तो यहां पे basically क्या हुआ, the system is not able to differentiate, able to adjust the differences in the photon strength. यहां पे जो system है, it is unable to adjust the difference in the photon strength. इंस्टेड ये क्या करता है, ये इस पार्ट को डिस्प्ले करता है, ये यहां पे इस पार्ट को डिस्प्ले करता है जैसे कि ये यहां पे कोई डेंस स्ट्रक्चर हो, यहां पे कोई डेंस स्ट्रक्चर हो। सो यहां पे मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मैंने बोला यहां से हाई एनर्जी और लो एनर्जी वाली बीम आती हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक बीम, लेकिन इनकी एनर्जी लो एनर्जी होती है आधू की, तो वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो आगे नहीं निकलते हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम को पता ही नहीं चलता है, तो ये इसको समझता है कि ये हाई डेंसिटी स्ट्रक्चर है यहां पे। तो ये जो बीम है इट बिकम्स हार्डनड, ये हार्ड बनती है। हार्ड का मतलब है कि इसकी मीन एनर्जी बढ़ती है। तो इस तरह से अंडर एस्टिमेशन ऑफ लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ सीटी नंबर्स ऑकर्स, हॉर्नफील्ड नंबर्स ऑकर्स, एंड इट अपीयर्स एज एन आर्टिफैक्ट कॉल्ड एज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, कॉल्ड एज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है। हां, जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट हैं, तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट दो तरीकों से आ सकता है, दो तरीकों से आ सकता है। पहला तरीका क्या है इसका, कि इसमें जो इमेज, जो हमें इमेज मिलते हैं उसकी जो एजेस होती हैं, उसके जो एजेस होते हैं, उसके एजेस लाइटर दिखते हैं, उसके एजेस सेंट्रल पोर्शन से लाइटर दिखते हैं। क्या दिखते हैं, लाइटर दिखते हैं। ठीक है। या हम बोलेंगे कि जो इमेज की पेरिफेरी है, जो इमेज की पेरिफेरी है वो लाइटर दिखती हैं, एंड दैट वेरी बीम हार्डनिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज कपिंग आर्टिफैक्ट। उसको हम बोलते हैं कपिंग आर्टिफैक्ट। क्या बोलते हैं, कपिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है। हां, तो ये पहला तरीका है। या ये जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट हैं, ये दूसरे तरीके से आ सकता है। दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है कि जो डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे एक डेंस स्ट्रक्चर है, यहां पे दूसरा डेंस स्ट्रक्चर है, तो ये डेंस स्ट्रक्चर्स के दरमियान एक डार्क बैंड दिखता है, एक डार्क बैंड दिखता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीक आर्टिफैक्ट। क्या बोलते हैं, स्ट्रीक आर्टिफैक्ट। तो अब जो स्ट्रीक आर्टिफैक्ट है और कपिंग आर्टिफैक्ट है, दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, दीज आर बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स। ठीक है। कभी कभार पूछा जाता है कि कपिंग आर्टिफैक्ट इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। और स्ट्रीक आर्टिफैक्ट में क्या होता है, मैंने बोला कि जो दो डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके दरमियान डार्क बैंड्स दिखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है। हाँ, सो कपिंग आर्टिफैक्ट्स एंड स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स आर द टाइप ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स। अब अगर हम बात करेंगे कि जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स होते हैं इनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए करेक्शन टेक्निक्स क्या क्या है इनकी।
फर्स्ट करेक्शन टेक्निक है फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन एल्युमिनियम फिल्टर्स लगाते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं एल्युमिनियम फिल्टर्स। फॉर एग्जांपल वहां पे हम यूज करते हैं सिटी में बाउटाई फिल्टर्स। तो उनसे क्या होता है कि जो लो एनर्जी फोटॉन्स हैं वो पहले ही हम फिल्टर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इस फिल्टर मटेरियल से, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा हम यूज कर सकते हैं यहां पे करेक्शन टेक्निक में, ये हम मिनिमाइज कर सकते हैं बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट बाय यूजिंग बीम हार्डनिंग करेक्शन सॉफ्टवेयर। बीम हार्डनिंग करेक्शन सॉफ्टवेयर होता है, उससे ये करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड करेक्शन टेक्निक ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। थर्ड क्या है, थर्ड हम ये कर सकते हैं कि हम केवीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। इफ वी इंक्रीज द केवीपी तो जो लो एनर्जी फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, वो पेनिट्रेट करेंगे इजीली, ठीक है। सो दीज आर द 3 करेक्शन टेक्निक्स बाय विच वी कैन रिड्यूस और मिनिमाइज बीम हार्डनिंग इफेक्ट बाय फिल्ट्रेशन, by beam hardening correction software and by increasing KVP। guys I hope कि जो beam hardening artifact था आपने अच्छे से समझा होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेना, ठीक है। हाँ, now we will move to the second type of this physics based artifact, that is partial volume artifact। अब हम डिस्कस करेंगे partial volume artifact, ठीक है। हाँ, partial volume artifact, partial volume artifact। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, देखिए अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास कोई टिश्यू होगा या अगर हमारे पास कोई वॉक्सल होगा, और वो जो वॉक्सल हैं हमारे पास, उस वॉक्सल में क्या होगे, उसमें होगे टिश्यूज ऑफ हेटेरोजीनियस कंपोजिशन, यानी ऐसा टिश्यू होगा इस वॉक्सल में जिसकी कंपोजिशन हेटेरोजीनियस है, यानी जो सीटी नंबर्स हैं वो अलग अलग होंगे उनके, लेकिन क्लोज होंगे, क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो यहां पे मैं बोलूंगा जो सीटी नंबर्स होंगे या हॉर्न्सफील्ड यूनिट्स होंगे, दे आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा वॉक्सल होगा जिसमें हेटेरोजीनियस कंपोजिशन होगा, और या हम बोलेंगे कि इन विच द सीटी नंबर्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, उनके सीटी नंबर्स एक दूसरे के क्लोज है। देखिए, तो अगर सीटी नंबर्स यहां पे सेम होते तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर अब क्या होगा कि सीटी नंबर्स क्लोज हो गए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ब्रेन लूंगा, तो ब्रेन में आपको पता है कि यहां पे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वॉक्सल लिया, तो अब हमने ब्रेन की इमेजिंग की, तो अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे ब्लड भी होता है जिसका सीटी नंबर 40 होता है, या यहां पे हमें ग्रे मैटर मिलेगा, ग्रे मैटर में 43 होता है सीटी नंबर, या वाइट मैटर मिलेगा तो ये होता है व्हाइट मैटर का सीटी नंबर 46। तो आई मीन कि ये जो इस वॉक्सल में ये जो टिश्यू था इसकी हेटेरोजीनियस कंपोजिशन है, या हम बोले कि इनके जो सीटी नंबर्स हैं डिफरेंट टिश्यूज के, दे आर क्लोज टू ईच अदर। अब क्या हम करते हैं, अब यहां पे हम करते हैं, हम इन सीटी नंबर्स या हम इन एटीनेशन कोफिशिएंट्स का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं, एवरेज। और जब हम एवरेज लेते हैं तो इस एवरेजिंग की वजह से क्या होता है, इस एवरेजिंग की वजह से यहां पे आर्टिफैक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। सो इफ वी डिफाइन पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट इज दैट आर्टिफैक्ट which results by averaging of linear attenuation coefficients in a given voxel that is heterogeneous in composition, that is मैंने बोला कि which have tissues with close CT numbers, ठीक है। हाँ, अब अगर हम पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट की बात करेंगे, जो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट होता है, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिक्सल साइज, is also directly proportional to slice thickness,
यानी अगर पिक्सल का साइज छोटा होगा तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट कम आएगा, या अगर स्लाइस थिकनेस कम है तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट कम आएगा। अब अगर पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट ज्यादा कैसे आएगा, जब पिक्सल साइज बढ़ेगा और जब स्लाइस थिकनेस बढ़ेगी तब पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, हां, तो ये हुआ, ये पॉइंट आप याद रखना। तो अब जो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट है इसके बारे में आप एक और पॉइंट याद रखिए कि जो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट होता है तो ये ज्यादा प्रोनाउंस किन में होता है, ये ज्यादा आर्टिफैक्ट किन में आता है, ये उन राउंडेड स्ट्रक्चर्स में आता है, ये उन राउंडेड स्ट्रक्चर्स में आता है विच आर क्लोज टू सीटी स्लाइस, जो पर्टिकुलर सीटी स्लाइस के क्लोज होंगे, एडजेसेंट होंगे, तो राउंडेड स्ट्रक्चर्स उनमें ये आर्टिफैक्ट प्रोनाउंस होता है, उनमें ये ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे जो क्रेनियम है, अगर कभी कभार क्रेनियम क्या करेगा, अगर क्रेनियम शेयर करेगा कुछ पिक्सल्स किसके साथ, ब्रेन पैरेन्काइमा के साथ, अगर क्रेनियम ब्रेन पैरेन्काइमा के साथ कुछ टिश्यूज शेयर करेगा, कुछ पिक्सल शेयर करेगा, तो ये जो ब्रेन पैरेन्काइमा है तो इसमें लॉस ऑफ डिटेल्स होते हैं, इसमें हमें पूरी डिटेल्स नहीं मिलती हैं, तो दैट इज ड्यू टू एन आर्टिफैक्ट दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। सो व्हाट इज नाउ पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट? पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है जो कि अराइज होता है बाय एवरेजिंग ऑफ लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट्स ऑफ ए गिवन वॉक्सल दैट इज हेटेरोजीनियस इन कंपोजिशन। वो मैंने यहां पे अच्छे से समझाया है। तो अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि इसके लिए करेक्शन टेक्निक्स यानी पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, तो यहां पे मैंने बोला कि ये इंक्रीज होता है थिकर स्लाइसिस से, जब हम स्लाइस थिकनेस बढ़ाते हैं, सो इट कैन बी करेक्टेड मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिनर स्लाइसिस, ठीक है। हां, तो ये आप याद रखना। दूसरा क्या है कि इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय या रिड्यूस्ड बाय हेलिकल स्कैनिंग। जो हेलिकल सीटी स्कैनर्स होते हैं उनमें ये जो आर्टिफैक्ट होता है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट ये नहीं आता है। तो दो करेक्शन टेक्निक्स आपको याद रखने हैं पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट के, बाय यूजिंग थिनर स्लाइसिस एंड बाय हेलिकल स्कैनिंग। ठीक है, आई होप कि ये भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड type of physics based artifact that is photon starvation, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप दैट इज फोटॉन स्टारवेशन। फोटॉन स्टारवेशन, ठीक है, फोटॉन स्टारवेशन। तो अगर हम अब बात करेंगे फोटॉन स्टारवेशन की, फोटॉन स्टारवेशन एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है, सीटी आर्टिफैक्ट होता है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट रीच द डिटेक्टर, दैट स्ट्राइक द डिटेक्टर। तो इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट स्ट्राइक द डिटेक्टर, ठीक है। हां, तो अब अगर क्या होगा, अगर मोर फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे, अगर ज्यादा फोटॉन्स डिटेक्टर्स को स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे क्या होगा, बेटर डिटेक्टर तो बेटर डिटेक्टर सिग्नल या स्ट्रॉन्गर डिटेक्टर सिग्नल मीन्स लेस नॉइज, ठीक है। हां, और अब अगर लेस फोटॉन्स डिटेक्टर्स को स्ट्राइक करेंगे तो इसका मतलब है वीकर डिटेक्टर सिग्नल, ठीक है। वीकर डिटेक्टर सिग्नल होगा तो उसका मतलब क्या है कि
ज्यादा नॉइज, मोर नॉइज। तो ये आप याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि फोटॉन स्टार्वेशन इफेक्ट कैसे आता है, जब डिटेक्टर्स पे लेस फोटॉन स्ट्राइक होते हैं और उससे क्या होगा, उससे जो डिटेक्टर सिग्नल होगी वो वीक होगी, वो कम होगी और हमें ज्यादा नॉइज आएगा। सो यहां पे ज्यादा नॉइज आता है। दीज फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज नॉइज इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट्स। इसको हम एक और नाम बोलते हैं क्या, नॉइज इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट। ठीक है, हां, नॉइज इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट, ये याद रखना, नॉइज इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब ये कैसे आते हैं, इनके लिए काजेज क्या है कि ये जो फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट आते हैं, ये कैसे आते हैं। देखिए, पहले ही मैंने बोला कि जब डिटेक्टर तक लेस फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो ये वहां पे मोर नॉइज आता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट आता है, मोर नॉइज आता है, लेकिन इसके लिए कौन कौन से काजेज हैं। देखिए, सबसे पहला काज है पुअर पेशेंट पोजीशनिंग, पुअर पेशेंट पोजीशनिंग इन स्कैन फील्ड ऑफ व्यू। अगर स्कैन फील्ड ऑफ व्यू में क्या होगा, पुअर पेशेंट पोजीशनिंग होगी तो ये फोटॉन स्टार्वेशन होता है। या अगर क्या होगा, पुअर स्कैन साइज, अगर स्कैन साइज ठीक नहीं होगा तो तब भी फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट आ सकता है। एंड नंबर लास्ट इज पुअर सिलेक्शन ऑफ एक्सपोजर फैक्टर्स। अगर एक्सपोजर फैक्टर्स ठीक से सिलेक्ट नहीं हुए तो उससे क्या होगा कि ज्यादा फोटॉन्स डिटेक्टर्स तक नहीं पहुंचेंगे तो नॉइज होगा। सो वी कैन से फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये दीज आर द 3 कॉजेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट। अब अगर हम करेक्शन की बात करेंगे, फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो पहले मैंने बोला कि आता कैसे है ये, पुअर पेशेंट पोजीशनिंग से। सो फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू ऑप्टिमाइज पेशेंट पोजीशनिंग, हमें स्कैन फील्ड ऑफ व्यू में अच्छी पेशेंट पोजीशनिंग करनी होगी। ठीक है, हाँ, सेकंड क्या है कि हमें अच्छा प्रॉपर स्कैन साइज हमें लेना है। क्या लेना है, प्रॉपर स्कैन साइज, या यहां पे आप स्पीड भी बोल सकते हो, स्कैन स्पीड से भी आते हैं ये। तो हमें जो स्कैन स्पीड है, वी हैव टू टेक इट एज ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड स्कैन स्पीड। एंड थर्ड, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्सपोजर फैक्टर्स जब हम क्या करेंगे, अच्छे से सिलेक्ट करेंगे तो फोटॉन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट एलिमिनेट होगा। ठीक है, आई होप गाइज कि ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आप एक और पॉइंट इसमें याद रखोगे, एक मेथड है, एक रिकॉन्स्ट्रक्शन मेथड है जिसको हम बोलते हैं एडेप्टिव फिल्टरिंग एल्गोरिदम। एडेप्टिंग फिल्टरिंग एल्गोरिदम एक रिकॉन्स्ट्रक्शन टेक्निक होती है जिससे फोटॉन स्टार्वेशन कम की जाती है, मिनिमाइज की जाती है। तो ये भी याद रखना आप इसमें। ठीक है, हाँ। सो नाउ वी विल मूव टू आवर फोर्थ फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट, दैट इज अंडर सैंपलिंग। क्या, अंडर सैंपलिंग। मैं बहुत थक चुका हूं तो मैं पानी पीऊंगा थोड़ा सा। हाँ, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, फोर्थ फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट डिस्कस करेंगे, अंडर सैंपलिंग आर्टिफैक्ट। अंडर सैंपलिंग आर्टिफैक्ट, इसको हम एक और नाम बोलते हैं एलिएजिंग आर्टिफैक्ट। क्या बोलते हैं, एलिएजिंग आर्टिफैक्ट। याद रखना, एलिएजिंग आर्टिफैक्ट, एलिएजिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, हाँ। देखिए, अगर हम बात करेंगे इमेज क्वालिटी की, सीटी इमेज क्वालिटी की, तो सीटी इमेज क्वालिटी में जो सबसे ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस यूज्ड टू रिकॉन्स्ट्रक्ट एन इमेज।
तो रिकॉन्स्ट्रक्शन करने के लिए हमने कितनी प्रोजेक्शंस यूज की, दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इमेज क्वालिटी। ठीक है, सो डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इमेज क्वालिटी इन सीटी क्या है? इमेज क्वालिटी इन सीटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस यूज्ड फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए ज्यादा प्रोजेक्शंस ली हैं तो उसमें अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, रेजोल्यूशन अच्छा आएगा। तो अगर कम प्रोजेक्शंस ली गई तो रेजोल्यूशन अच्छा नहीं आएगा, इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। अब क्या होगा कि अगर ये जो हमने प्रोजेक्शंस लिए, अगर पहली फॉर एग्जांपल प्रोजेक्शन ये है, ये दूसरी प्रोजेक्शन है, अगर इन प्रोजेक्शन में ज्यादा इंटरवल हमने रखा, अगर हमने इनमें टाइम गैप ज्यादा रखा, क्या रखा? ज्यादा रखा इन प्रोजेक्शंस के दरमियान, तो क्या होगा? वहां पे मिस रजिस्ट्रेशन होगी इंफॉर्मेशन की। क्या होगी? मिस रजिस्ट्रेशन होगी इंफॉर्मेशन की। किस द्वारा? कंप्यूटर द्वारा। ठीक है, तो कंप्यूटर इसको मिस रजिस्टर करेगा, कंप्यूटर हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? मिस रजिस्टर करेगा। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू शार्प ऑब्जेक्ट्स। जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये प्रॉब्लम, ये आर्टिफैक्ट उन्हीं में आता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि अगर प्रोजेक्शंस, दो प्रोजेक्शंस के दरमियान इंटरवल ज्यादा रखेगी, तो वहां पे क्या होगा? कंप्यूटर इसको, इस इंफॉर्मेशन को मिस रजिस्टर करता है एंड इट इज सीन इन यूजुअली शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या हो जाता है? इस मिस रजिस्ट्रेशन से आर्टिफैक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज अंडर सैंपलिंग आर्टिफैक्ट और यू कैन से एलियासिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, हाँ, तो अब मिस रजिस्ट्रेशन से क्या होगा? मिस रजिस्ट्रेशन से हमें इमेजेस पे फाइन स्ट्रिप्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? फाइन स्ट्रिप्स दिखते हैं। अब ये जो फाइन स्ट्रिप्स हैं, अगर ये एजेस पे दिखे हमें, अगर ये फाइन स्ट्रिप्स हमें एजेस पे दिखे और जो डेंस स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर से कुछ डिस्टेंस पे दिखे, यानी दूर दिखे, तो इस टाइम हम इसको बोलते हैं व्यू एलियासिंग। क्या बोलते हैं? व्यू एलियासिंग। ये याद रखना, मैंने बोला कि फाइन स्ट्रिप्स आती हैं हमारी इमेज पे। अब अगर ये जो फाइन स्ट्रिप्स हैं ये एजेस पे आए, कहां पे? ये एजेस पे आए और डेंस स्ट्रक्चर से डिस्टेंस पे हो, डेंस स्ट्रक्चर से ये दूर हो, तो उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं? उस टाइम हम इसको बोलते हैं व्यू एलियासिंग। क्या बोलते हैं? व्यू एलियासिंग। ठीक है, अब अगर ये जो स्ट्रिप्स, फाइन स्ट्रिप्स हैं, अगर ये फाइन स्ट्रिप्स इस डेंस स्ट्रक्चर के नजदीक दिखे तो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज रे एलियासिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? रे एलियासिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये मैंने बोला कि अगर क्या होगा, अगर यहां पे हम दो प्रोजेक्शंस के दरमियान टू लार्ज इंटरवल रखेंगे, टू लार्ज टाइम रखेंगे, तो क्या होगा कि यहां पे कंप्यूटर मिस रजिस्टर करता है इस इंफॉर्मेशन को। और ये हम यूजुअली किस में देखते हैं? शार्प ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं। और ये एक आर्टिफैक्ट के रूप में आता है जिसको हम बोलते हैं अंडर सैंपलिंग आर्टिफैक्ट और एलियासिंग आर्टिफैक्ट। और इस आर्टिफैक्ट में इमेज पे क्या आती है? फाइन स्ट्रिप्स। क्या आती है? फाइन स्ट्रिप्स। फिर मैंने बोला कि अब जो ये फाइन स्ट्रिप्स हैं ये इमेज पे दो तरीकों से आ सकते हैं। अगर ये एजेस पे आए, अगर ये एजेस से रेडिएटिंग हो, अगर ये एजेस पे आए और डेंस स्ट्रक्चर से दूर हो, तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं व्यू एलियासिंग। और अगर यही फाइन स्ट्रिप्स क्लोज आए, किसके? नजदीक आए, किसके? डेंस स्ट्रक्चर के, तो इसको हम बोलते हैं रे एलियासिंग। क्या बोलते हैं? रे एलियासिंग। ठीक है, हाँ, तो अब करेक्शन टेक्निक क्या है? चूंकि यहां पे दो टाइप की एलियासिंग आती हैं, तो करेक्शन टेक्निक क्या है? यहां पे जो व्यू एलियासिंग है इसको रिमूव करने के लिए हम पर रोटेशन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस लेते हैं। तो जब हम पर रोटेशन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस लेंगे तो ये जो फाइन स्ट्रिप्स हैं, तो ये जो व्यू एलियासिंग होती हैं, तो ये मिनिमाइज होती हैं या रिड्यूस होती हैं। ठीक है, हाँ,
अब रही बात किसकी, रे एलियासिंग की। तो ये जो रे एलियासिंग है इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज हाई रेजोल्यूशन टेक्निक्स। हम हाई रेजोल्यूशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेक्निक होती है सीटी में, उसको हम बोलते हैं फ्लाइंग फोकल स्पॉट। फ्लाइंग फोकल स्पॉट टेक्निक, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फोकल स्पॉट टेक्निक। ये जो फ्लाइंग फोकल स्पॉट टेक्निक होती हैं तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, तो इससे क्या होता है, जब हमने प्रोजेक्शन ली तो इससे एक प्रोजेक्शन में ज्यादा सैंपल्स लिए जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। सो बाय फ्लाइंग फोकल स्पॉट नंबर ऑफ सैंपल्स इन द प्रोजेक्शन इंक्रीजेस। तो जब प्रोजेक्शन में नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो रे एलियासिंग है ये मिनिमाइज होगा। ठीक है, हाँ गाइज, ये थे फिजिक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट्स जिनमें हमने सबसे पहले बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट डिस्कस किया, फिर हमने फोटोन स्टार्वेशन आर्टिफैक्ट डिस्कस किया, और अब लास्ट में हमने अंडर सैंपलिंग आर्टिफैक्ट या एलियासिंग आर्टिफैक्ट डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स और स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट्स बचे वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का जो लेक्चर था आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।